Right. So as we know, today we are going to discuss about gender in politics. And when we talk about gender in politics, we will go with the regular flow of the class. So first we will talk about what are the topics that we are going to deal. There will be an outline of the subject. तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक को उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. राइट नाउ इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं. यू कैन सी टू पर्टिकुलर इमेजेस. राइट एक में एक लड़की है जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल में है और दूसरे में भी एक लड़की आपको दिख रही है जो कि से इज एक्चुअली फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर पायलट. राइट सो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट फीमेल पायलट इंडिया से. राइट नाउ आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन जो आपको सोचना चाहिए. ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये आपके अंदर कैसी फीलिंग्स को इन्वोक कर रहे हैं या आपको क्या फीलिंग आ रही है. लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों लड़कियों में ज्यादा फेमिनाइन कौन दिख रही है या आप किसके प्रति ज्यादा आकर्षित हैं. ओके तो ये जो क्वेश्चंस है वो चेंज हो सकते हैं. लेट्स से या आप किसको देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में या फिर आपके कंट्री के डेवलपमेंट में कौन ज्यादा लेट्स से रोल प्ले कर रहा है. ओके सो व्हेन वी आस्क दीज क्वेश्चंस सो एक जो जनरल ऑब्वियस रिस्पांस होगा वो ये होगा कि ये जो अवनी चतुर्वेदी जी हैं, नाउ शी इज लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, सो शी विल बी प्लेइंग अ बिगर रोल इन लेट्स से कंट्रीज डेवलपमेंट. राइट और आपका जो जनरल नजरिया है वो इस दूसरी लड़की को जिसके बारे में हम लोग जिसका नाम भी मैं नहीं जान रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली. राइट सो ये जो पिक्चर्स है या जो परसेप्शन है वो क्या है समहाउ एक परसेप्शन है हमारे माइंड में और हम लोग इस पूरे क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जेंडर और जेंडर से रिलेटेड जो रोल्स हैं वो हमारी सोसाइटी में हमारे डिसीजन मेकिंग लेट्स से पावर को कैसे वो रीशेप करते हैं, कैसे वो बिल्ड करते हैं और कैसे जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो इनसे इफेक्ट होती हैं. राइट सो ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल है. जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्लाइड्स में हम लोग देखते जाएंगे कि जो जनरल ट्रेंड है लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के या फिर जो जिसको हम लोग फेमिनिन एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, जिसको हम लोग फेमिनिन क्वालिटी कह रहे हैं, वो बहुत कुछ चेंज करता है, बहुत कुछ शेप करता है हमारी सोसाइटी में. राइट ओके सो आज जो हम लोग जिन मुद्दों पर बात करेंगे टुडेस टॉपिक्स विल बी कि ये सब कुछ स्टार्ट कब हुआ. ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर एरा है, वहां से चीजें बदली. ओके और फिर हम लोग देखेंगे कि जो जेंडर है पॉलिटिक्स में उसका क्या मतलब है, फिर फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरीज जो इनसे रिलेटेड है वो क्या है और किस तरीके से इन सब चीजों को जो परसेप्शन है उसको बदला जा सकता है. और उसके लास्ट में हमारा एक छोटा सा डिस्कशन होगा ऑन द बेसिक एनालिसिस. राइट ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एक दिन में कवर नहीं हो सकता है. इसलिए जो हाफ ऑफ द पार्ट है जो कि थ्योरी पोर्शन है, जो कि बैकड्रॉप है इस पूरे सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए, उसको हम लोग आज डील कर रहे हैं इन टुडेस क्लास. ओके नेक्स्ट 45 to 1 hour. ओके 45 minutes to 1 hour. ओके और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग कल डील करेंगे. सो विल बी टेकिंग दिस अप टुमारो. राइट सो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या जो रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं वुमेन से रिलेटेड या फिर इंडियन पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग कल पिक करेंगे. आज हम लोग जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सो बेसिकली आज हम लोग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं कि फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या है और जेंडर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो क्या है. राइट तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. राइट नाउ जेन ऑस्टिन का एक बहुत ही अच्छा सा कोट है यहाँ पर व्हिच यू कैन यूज. ओके सो आई हेट टू हियर यू टॉक अबाउट ऑल वुमेन एज इफ दे वर फाइन लेडीज इंस्टेड ऑफ रैशनल क्रिएचर्स. None of us want to be in calm waters all our lives. Right? So यहाँ पर जो भी जेन ऑस्टिन है परसुएशन उनकी नोवेल है उसमें लिख रही हैं वो, और वो क्या कह रही हैं, जो उनका किरदार है जो वहाँ लीड रोल में है महिला, वो कह रही है कि एक मेल फ्रेंड को ओके या फिर सामने किसी को कह रही है कि मैं हमेशा जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि तुम जिन औरतों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, जिन लेडीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो बहुत ही फाइन है, रिफाइंड है, ओके और रैशनल क्रिएचर्स नहीं है. वो आर्ट में माहिर है जिसको हम लोग फेमिनाइन आर्ट कह सकते हैं, फेमिनाइन क्वालिटीज कह सकते हैं, लेकिन वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले रही. राइट सो यहाँ पर एक कमेंट है कि किस तरीके से लेट्स से इवन इन 1900s हम लोग कैसे देखा करते थे यूजुअली वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो कैसी थी. सो दे वर सीन as instruments of art or let's say as fine ladies okay who were confined to certain rules. okay जैसे ही वो अपने रोल्स को तोड़ना चाहती हैं, जैसे वो इंस्टीट्यूशन से बाहर आना चाहती हैं, हम लोग कुछ क्लेम कर देते हैं. और इसी पार्ट को नेक्स्ट लाइन में जेन ऑस्टिन कह रही हैं कि none of us want to be in calm waters all our lives. हम लोग सारे ऐसा नहीं रहना चाहते, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं.
right? So यहाँ पर एक general quote है which you can use, right? Next is when it all started. Now अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएं, okay, so you will recall कि by late 1980s, right? So after post second world war, so starting from 1945 onwards आपका एक कोल्ड वॉर चल रहा है, राइट? और ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसके साथ कुछ कोइंसिडेंस है, राइट? हम क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है आफ्टर, जब ये कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है, ओके, आफ्टर लेट्स से कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, क्या हुआ वर्ल्ड में? ओके, सो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो आपके इश्यूज थे वो कुछ और थे. लेट्स से इट वाज अबाउट न्यूक्लियर डिटरेंस, इट वाज ऑक्यूपाइंग hegemonic powers, okay, it was a fight between democracy and other form of government, let's say communist government, okay, so it was those fights. After end of cold war, okay, what changed? So if you will see, the changes were as follows. There were ethno-national conflicts, okay. Now when we say ethno-national conflicts, we are also talking about certain things. Now when I say certain things, we are basically concerned about things like number of people dying in these war. So there is talk of Holocaust, right? It actually started in the era of post Second World War, okay. And then there are movements across the globe. There are certain social movements, and then there are certain social movements to establish international organizations. So we will find out that in this era after late 1980, so basically starting from 1989 till 2000 sometimes in this era, okay, so it's almost 10 to 11 years. इस पूरे टाइम में जो सोशल मूवमेंट्स है वो अपना लेट्स से मूवमेंट पकड़ रहे हैं, they are gaining the momentum, and at the same time international organizations are coming up, non-state actors which are NGOs, several kinds of NGOs, and their roles have increased, right? और at the same time आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि यही वो एरा है जब इंडिया में सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं. सो इंडिया में अगर आप रिकॉल करें तो इन 1981, ओके, आफ्टर लेट्स से रिमूवल ऑफ इमरजेंसी एंड एवरीथिंग, ओके, merely after 3.5 years जो इंदिरा गांधी है वो पावर में आ जाती हैं विद मेजॉरिटी, राइट? एंड देन इन 1984 शी इज assassinated, उनको मार दिया जाता है. 1984 में ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और 1989 में जो कांग्रेस है बेसिकली वो रूल आउट कर दी जाती है. जो कांग्रेस की हेगेमोनी है, कांग्रेस एज सिंगल पार्टी जो प्रिटेंड कर रही है, वो चली जाती है, राइट? सो यू विल सी कि यहाँ पर दो चीजें हमारी हमको दिख रहा है. वन इज एंड ऑफ कांग्रेस हेगेमोनी, जो कांग्रेस है वो सीन से बाहर चला जा रहा है. जो दूसरा है वो ये है कि जो इल्यूजन है, लेकिन जो इल्यूजन है कांग्रेस का वो बना हुआ है, देख करके ऐसा लगता है कि देयर इज इल्यूजन ऑफ सिंगुलर आइडेंटिटी और कांग्रेस हेगेमोनी. So basically illusion of singular identity is the term जिसको अमर्त्य सेन ने यूज किया है इस एरा को डिफाइन करने के लिए. Then we are seeing कि 1991 में there is LPG which is nothing but liberalization, privatization and globalization. तो हम अपनी मार्केट को खोल दे रहे हैं. And then you will find out कि in 1992 we have पंचायती राज institutions जो प्लेस में आ रहे हैं, right? Now अगर आप दोनों चीजों को देखेंगे, when you will compare the world scenario and when you will compare the events जो इंडिया में हो रहे हैं, so एक similarity दिख रही है. There is a kind of movement taking place, there is a kind of decentralization taking place. जो world hegemony है उसके power structure में change हो रहा है. So is it merely a coincidence? क्या ये कोई coincidence है कि जो भी power structure change हो रहा है world में, same time में इंडिया में भी change हो रहा है, or is there something else going on, right? So we will try to address to this question. Now for this particular thing, there is one thing that we need to remember. एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि जो feminist movements हैं वो कब start हुए, and why am I talking about these? Because ये जो आपके topics हैं, ethno-national conflicts, okay, then high number of civilians were killed or injured in these conflicts, okay, and then structural reorganization, yeah, structural changes in international organizations, social movements, non-state activities, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं ये हैं आपके फेमिनिस्ट लीडर्स या फेमिनिस्ट अप्रोच है. ओके, सो फेमिनिज्म वर्ल्ड को एक डिफरेंट व्यू में देखता है, और जिस व्यू में देखता है उसमें एथनो-नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा. यानी इन अदर वर्ड्स प्री नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्री फेमिनिस्ट मूवमेंट के आने से पहले तक
जो इंटरेक्शन है वर्ल्ड में वो पावर को लेकर के है. देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड स्टेट प्लेयर्स. ओके, सो यूएसए एंड यूएसआर आर फाइटिंग. जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, सेवरल एनजीओज, सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका रोल बहुत कम है. लेकिन ये जो इश्यूज हैं कि सोशल मूवमेंट्स होने चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स आने चाहिए, ये सारे के सारे समहाउ एक प्रकार से फेमिनिस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं. और ये कोइंसिडेंस नहीं है जस्ट बिकॉज कि 1960s 1970s में आपका जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है या फेमिनिज्म के बारे में बातें स्टार्ट हो रही हैं. एंड इस टाइम में ये प्योर राइट नहीं हुआ है और लेट्स से कि उसको पूरा प्रॉपर स्पेस नहीं मिला है जहां वो अपने आप को डेवलप कर पाए. ऑल्दो जो राइटिंग्स हैं, जो कि वर्क्स हैं, जो फेमिनिस्ट के अराउंड हैं, वो कहीं ना कहीं शेप दे रही हैं कि जैसे ही आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है इन लेट 1980s, वहां से ये राइज कर रहा है. नाउ वन कैन अगेन आर्ग्यू, क्योंकि हमारे जनरल सेंस में ये नहीं जाता है. हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर की, ओके, जेंडर इन पॉलिटिक्स, और हम लोग बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम इथनो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो वन कैन आस्क कि एक्चुअली में फेमिनिज्म क्या है. और इसी चीज को समझने के लिए कि क्यों ये रिलेटेड है, वी विल ट्राई टू डिफाइन कि फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. राइट, और हम लोग देखेंगे कैसे ये रिलेटेड है फेमिनिज्म के साथ. ओके, सो आपके पास ये बैकड्रॉप में होना चाहिए, और बाय द एंड ऑफ द क्लास वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये रिलेटेड है. ओके, फाइन, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलिज्म, okay, there are certain kinds of liberalism. Okay, so basically you can find out that there are several terms. I have used liberal feminism, post liberal feminism, and here in liberal feminism I have not mentioned anything. However, when you will see post liberal feminism, तो हम लोगों ने मार्क्सिस्ट के बारे में बात किया है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बारे में बात किया है, देन दिस पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म के बारे में चर्चा की है. राइट, सो यू विल फाइंड आउट दैट मार्क्सिस्ट स्कूल, okay, of feminism, socialist school of feminism, then we have post-colonial and post-structural school of feminism, and then you have something which is known as liberal feminism. So ये 5 प्रकार के feminism हो गए आपके. okay, and apart from this, ये जो आपका post-liberal feminism है, it covers Marxist, socialist, post-colonial and post-structural. now आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. however, इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिनका PSI और ऑप्शनल है, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से डील कर रहे हैं, या जिनको पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके लिए इसको जानने की जरूरत है. रेस्ट जो इनके पीछे का कंसेप्ट है, हम केवल उसको जानने की कोशिश करेंगे. सो वी वोंट गो इनटू डिटेल कि इसका नाम ऐसा क्यों है या फिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. रादर हम लोग सबसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं हम लोग वहां ध्यान देंगे. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है. राइट, सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि let's see कि what is liberal feminism, okay, or feminism actually में क्या है. okay, to answer this particular question I'm just going to come up with these feminist definition या gender क्या है. okay, so to start with feminism, जो feminism का जो primary question है वो ये है कि actually में आपका gender का definition है क्या. right, so when you will look at the definition of gender, okay, so gender से मतलब हम लोग क्या समझते हैं इन जनरल, वो है आपका बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी आपका सेक्स क्या है. सो लेट्स से इफ यू आर मेल यू आर मेल, इफ यू आर फीमेल यू आर फीमेल. राइट, हम लोग ये बात करेंगे. राइट, सो आई एम मेल, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है. राइट, सिमिलरली यू नो व्हाट यू आर, इधर यू आर मेल और इधर यू आर फीमेल. राइट, सो ये एक जनरल डेफिनेशन है. राइट, बट फेमिनिस्ट के लिए जो जेंडर का डेफिनेशन है वो इससे कहीं ज्यादा है. राइट, नाउ देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जिसको हम लोग फेमिनाइन के साथ एट्रीब्यूट करते हैं, और देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जिसको हम लोग मैस्कुलाइन के साथ एट्रीब्यूट करते हैं. राइट, सो जब हम लोग फेमिनाइन के साथ क्वालिटीज को देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी एसोसिएट द काइंड ऑफ इमोशनैलिटी, ओके, प्राइवेसी, डिपेंडेंस, ओके, सॉफ्टनेस, ओके, वीकनेस. सॉफ्टनेस कैन बी एट्रीब्यूटेड एज वीकनेस. ओके, सो ये सारे जो क्वालिटीज हैं उसको हम लोग फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स मान रहे हैं, फेमिनाइन क्वालिटीज मान रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं. राइट, एट द सेम टाइम you will also understand या you will also recognize कि इसका जो opposite है, let's say power, autonomy, rationality, okay, something which is public, okay, so when you are man you are free कि public में आप कुछ कर रहे हैं. right, so men will roam freely in streets without dress, right,
women will not do so even in the house, right? So something is public. Okay, so जो privacy का sense है वो कहीं ना कहीं feminine से जुड़ा हुआ है. On the other hand, men के साथ public चीजें जुड़ी हुई हैं. Right now you will understand कि इनसे जो भी चीजें related हैं उसको हम लोग real man मान रहे हैं, right? और जैसे ही हमने ये बात की, okay, as soon as we talked about this, एक और चीज है जो हम लोग को ध्यान देनी है कि अब definition क्या हो गया कि there are certain masculine attributes and then there are certain feminine attributes. Okay, now both of these sexes actually assign more positive values to masculine characters, right? अगर आप किसी लड़की से पूछो या लड़के से पूछो, आप किसी से भी पूछो कि दोनों में ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है, आप कैसा बनना चाहते हो, या जनरल आप किसको ज्यादा तवज्जो देते हो, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. Okay, so you will realize कि सोसाइटी में including men and women, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, दोनों ही masculine characters को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. There is a greater positive value attached to masculine characters, right? So if there are two women even, okay, so one can be more strong, one can be less strong physically. Okay, so the one who is having more power will be considered as more attractive, right? Similarly, one can be more firm. Okay, the other girl can be more let's say emotional. Okay, so we will prefer those people who are less emotional, okay, and more firm on their decisions, right? तो ये चीजें चल रही हैं. Similarly, if there are two girls, one is independent and one is independent, okay, the tendency of a general society जिसको हम लोग ज्यादा फेवर करेंगे, जिसको हम लोग ज्यादा पैसे देंगे, जो इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएगी, that will be the independent girl, right? So what I'm trying to ascertain over here is कि feminism is not associated or not just associated with the gender. However, हम क्या देख रहे हैं कि जेंडर के साथ चूंकि feminine attributes हैं, women in general are more emotional, more connection making, more dependent, and ultimately weak when in physical sense compared to men. ये हो रहा है ना? Okay, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि somehow it is related to gender, but it is not a gender concept. ये gender concept नहीं है. Okay, and therefore, okay, persons like Indira Gandhi, okay, now Indira Gandhi is actually seen as someone who is powerful. Okay, so उसको कोई दीनहीन औरत की तरह नहीं देख रहा है या अबला नारी की तरह नहीं देख रहा है. Rather, she is being seen as someone who controls the power, and in political sense, she is seen as a real man. Okay. Similarly, you have Condoleezza Rice, okay, who was former US Secretary of State, and then you have several other, let's say, examples to quote, right? बहुत सारे examples मिल जाएंगे आपको. Similarly, you will see कि जब भी आप किसी को starting में ही जो हम लोग first slide जिसको हम लोग देख रहे थे, okay, we portrayed two different ladies. Okay, एक का नाम हम जान रहे हैं, दूसरे का नाम हम नहीं जान रहे, right? So this is the reality कि हम किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किसको ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं. Because this particular girl, the first pilot, Avasthi Chaturvedi, is seen as someone who is adding value, or seen as someone who is having a dominant position in the society, or therefore she is behaving like a man, right? She is behaving like a real man. Okay, अब यहाँ से हमको चीजें समझने की कोशिश करनी है. So this is the first thing that we talked. Okay, fine. So I do hope कि आपको यहाँ तक जो डिस्कशन है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. Okay, now जो भी ये पूरा डिस्कशन है, okay, अब यहाँ तक तो समझ में आया कि जेंडर क्या है. So gender, when it comes to feminism, is not just an idea, okay, of trying to describe the sex of an individual. Rather, it is an tool, an instrument which is used by politics in general to decide policies. Let's say policies जब हम define कर रहे हैं तब हम masculine attributes को ज़्यादा favor कर रहे हैं, okay, और जो feminine attributes उसको हम कम favor कर रहे हैं. Now that's the reality. We will try to understand कैसे हो रहा है ये using several examples. Okay, so what you need to remember over here is कि यहाँ पर जो feminine attributes हैं, they are not related just to gender. Rather, they are, let's say, or they are related to both men and women. Okay, or men and women or people in general in society are more inclined towards masculine attributes. Okay, और feminism जो है वो इसके बारे में चर्चा करता है. जो दूसरा एस्पेक्ट है फेमिनिज्म का वो ये है कि we have seen in general, whenever you will encounter polity in general, you will see कि जो टॉप में लोग हैं, okay, जो भी पर्सन टॉप में है
उसके पास ज्यादा मैस्कुलाइन एट्रीब्यूट्स हैं, right? So there are more masculine attributes of the people who are on top, right? So what happens at top? Okay, so when we talk about politics, you will see that masculinity is used to legitimate states' foreign and military policies and security, right? So ज्यादा militarily powerful हम किसको मानेंगे? जिसके पास जो masculine attributes को use कर रहा है, जो ज्यादा tough है, जो let's say अपने decisions पर firm रह रहा है. Similarly, जो state की foreign policy है, जो भी nation की foreign policy है, वो masculine attributes के साथ let's say determined है. Okay. Similarly, when we talk about society, okay, society में gender is more than a personal character, okay, and more value is attributed to masculine attributes. ये हम देख चुके हैं. Okay. When it comes to economy, now gender becomes a tool for equal distribution, unequal distribution of social benefits and cost, right? तो हम क्या देख रहे हैं कि जिसके पास ताकत कम है, okay, उसको हम कम चीजें दे रहे हैं, right? So it becomes a tool for distribution of resources. We will again talk about it in further slides. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, okay? But right now हमको क्या समझना है कि अगर हमारे पास दो लोग हैं, एक जिसके पास जो attributes हैं, masculine attributes, वो कम है, okay, और दूसरा जिसके पास masculine attributes है वो ज्यादा है, okay? So let's say society किसको ज्यादा reward कर रही है? One who is more rational, okay? So one who is more gaining more power, who is more public. So the common examples are कि जो आपकी public figures हैं, okay, जो कि famous हैं, okay, उनको हम ज्यादा पैसे देते हैं, या their demand और या फिर उनकी जो value हम assign करते हैं वो ज्यादा होती है, okay. Similarly, जो rational decisions ले रहे हैं, scientists हो गए आपके, okay, politicians हो गए, okay, या फिर जो autonomy से related हैं, okay, जो कि अपना decision खुद ले रहे हैं, ऐसे civil servants हो गए, somehow who are seen as the source of power, okay, इनको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इनको सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, लेट्स से रिसोर्सेज भी ज्यादा मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस भी ज्यादा मिल रहे हैं, एंड सो ऑन, राइट? सो दैट इज द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके. Similarly, this is the ultimate thing that you need to remember, which is the feminist definition. So according to the feminist definition of gender, gender is an analytical tool and not just a descriptive category. So gender is not just a category कि आप किस category में आते हैं, either you are male or female, rather it is a tool which is used for analysis in the world that we live in. So in reality जो gender है वो केवल और केवल एक sex नहीं है, okay, rather एक analytical tool है. Now this is the feminist perspective. इसके बारे में feminist कह रहे हैं, okay. So right, so let's move to the next slide, okay. Now there are certain data that we have, okay. So 6 to 8%. Now why I have mentioned it over at 6 to 8%, because there are two sources. One source is quoted as 6%, one other as 8%, and therefore I have written it over here. Okay, 6 to 8% of the total head of the states are just women. So अगर हम पूरे world के head of the states को count करें और उनमें से women को निकालें, so we have something around 6 to 8, let's say 6 to 8% of head of the states who are women. Next is, now this is an averaged report, ये किसी particular year का report नहीं है, right? Now we have 24%. Now this is the global participation rate of women in parliaments. कि parliament में total parliament में अगर 100 members हैं, so out of that 24 from each country are women, which is again less. अगर हम इंडिया की बात करें, so in India at present we have just 14.6% representation of women in parliament, right? So in India we have just 14.6% of representation of women in parliament, okay. Now why we are talking about this? Just because we need to see to the question. अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो आपका जेंडर पर्सपेक्टिव है, ओके, उसको हम लोग कैसे देख रहे हैं? जेंडर क्या है एक्चुअली में? इट्स एन एनालिटिकल टूल, ओके. देयरफॉर वन कैन आर्ग्यू कि अगर हम अपने एनालिटिकल टूल्स को बदल दें, देन समथिंग कैन हैपन, कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट? एंड राइट, ऐसा हो भी सकता है, ओके. So how can we change this our behavior, our attitude, okay? So we have some concept which is known as using gender sensitive lens. Now this particular concept of gender sensitive lens was basically forwarded by social scientists Peterson and Runyan, okay. So Peterson and Runyan are suggesting
कि अगर आपको फेमिनिस्ट अप्रोच को समझना है या फिर वर्ल्ड का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना है, देन वी नीड टू चेंज आवर लेंस विथ विच वी सी टू द वर्ल्ड। और हम जब भी किसी चीज को देखें, देन वी शुड सी इट एज विद अ gender sensitive lens or gender sensitive approach. Now how can we develop this approach, right? So whenever we are looking at a particular situation, there are certain questions जिसको हम लोग को पूछना है. So let's say the first question is, where are women? So let's say कि at present वर्ल्ड में जो वुमेन है उनका रोल क्या है in deciding the policies, right? So women actually में है कहाँ? Okay, so let's say if you will look at the data that we have right here. Okay, so what we are seeing is that only 6 to 8% of women are head of the states, right? Similarly, 24% of women are participating in parliaments, right? Which is much lower in India. India में 14.6% है, right? इसका मतलब है कि अगर रेशियो दोनों का बराबर है, somehow अगर if we assume कि somehow 50-50 का रेशियो है, which is fairly quite fair to assume, okay? So इससे बहुत ज्यादा stark difference नहीं है. Okay, but still, let's say कि even though 46-54 का भी रेशियो, then again we are assuming it to be 50-50. अगर हम assume कर रहे हैं 50% रेशियो है, तो उनका 50% पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए in the instruments जहां से वो पॉलिसी डिसाइड हो रही है, right? लेकिन ऐसा नहीं है, it is not so. Now, when it is not so, where are the women, right? बाकी औरतें हैं कहाँ? Okay, so when you will look at this particular question, कि where are the women, you will find out कि women are basically serving in other areas. Okay, so women कहाँ है? या तो वो घरों में है, right? या तो वो कुछ जॉब कर रही हैं, या फिर किसी डिप्लोमेट की वो वाइफ हो सकती है, okay? प्रेसिडेंट की वाइफ हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हो सकती है, सिविल सर्वेंट्स की वाइफ हो सकती है, okay? एक इंडिपेंडेंट टीचर हो सकती है, घर में काम करने वाली हो सकती है, एंड सो ऑन. लेकिन वो कहाँ स्टैंड नहीं कर रही है? पॉलिसी मेकिंग में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर हम वुमेन्स को यहां से निकाल दें, इफ वी सब्सट्रैक्ट द वुमेन फ्रॉम द लाइफ ऑफ दीज डिप्लोमैट्स, ओके, देयर लाइफ विल क्रम्बल डाउन. ओके, जो पूरा का पूरा लाइफ है वही चेंज कर जाएगा, राइट? कैसे चेंज कर जाएगा? अगर एक डिप्लोमैट को अपनी मीटिंग में पहुंचना है टाइम पर, सो कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ है वो उसके पीछे वर्क कर रही है. सिमिलरली, जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, शी माइट बी डूइंग समथिंग. सिमिलरली, यू विल सी कि जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसमें जो ऑफिसर्स की वाइफ है, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, एंड सच एक्टिविटीज आर डन बाय वुमेन, बट सच एक्टिविटीज आर नेवर एक्नॉलेज्ड. उसको हम लोग पब्लिक स्फीयर में एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, राइट? So where are women? So women are somewhere. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये देखना है कि women एक्चुअली में सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही हैं, राइट? एंड देन यू विल फाइंड आउट कि देयर आर सर्टेन रोल्स जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, और उसको हमको एक्नॉलेज करना जरूरी है. नेक्स्ट इज व्हाट कंस्ट्रेन्स वुमेन्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. जो वुमेन की सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, उस पर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? सो वी विल फाइंड आउट दैट देयर आर सेवरल कंस्ट्रेंट्स, राइट? देयर कैन बी सोशल कंस्ट्रेंट्स कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो महिला को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं. देयर कैन बी अदर कंस्ट्रेंट्स व्हिच कैन बी इमोशनल कंस्ट्रेंट, जहां पर औरत खुद ही बोल रही है कि मैं, लेट्स से, आई विल बी बेटर सूटेड इन टेकिंग केयर ऑफ माय हस्बैंड और माय फैमिली. ओके, सो देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स. So we'll need to look into those questions कि women से related constraints क्या हैं, उनसे related security issues क्या हैं. So अगर वो बाहर जा रही हैं तो security की व्यवस्था कैसी है, and such things. Okay, how are they playing important part in security, in maintaining the security, and how the security issues are not properly in accordance to their needs. Okay, हमको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा. Next is what type of powers are necessary to keep unequal gender structures perpetuating. Right? So there are certain powers which are working, right? So there are certain powers. So when we say society, there are certain customs जो कि they are acting as powers. So कहीं पर उसका there are certain emotional blackmails जो usually होता है ना घर में, कि बाप बोल रहा है अपनी बेटी को कि बेटा तू मेरे मतलब पसंद का जो लड़का है उससे शादी कर. You cannot go with yourself. आप अपने खुद ही लव मैरिज नहीं कर सकते. So they will be forced. There are certain institutions.
So even family is one of those institutions जहां पर हम लोग certain restrictions लगा रहे हैं on women. Okay, right? Apart from this, family के अलावा general society is one of the institutions. Okay, then there are certain institutions, let's say कि क्या हम military में उनको allow किए हुए हैं, और अगर हमने उनको allow किया हुआ है तो क्या situations familiar हैं. Okay, and those things, right? Similarly, what can be other ways to legitimize foreign and military policies? So military policies and foreign policies को usually हम लोग power के साथ जोड़ के देखते हैं. Okay, but other ways क्या है military policy को pursue करने का, foreign policy को pursue करने का? So you will find out कि other ways हैं. There are routes of diplomacy, there are routes of signing the treaties and then respecting them, but such things will be considered as a feminine attribute. Okay, क्योंकि ये feminine nature है. क्योंकि अगर हम at present इंडिया और चाइना की बात करें, so जो स्टैंस है दोनों कंट्रीज का वो थोड़ा मस्कुलाइन है. ओके, और ये जो डिप्लोमेसी की बात आती है तो कई लोग जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग के हैं, दे स्टार्ट सेइंग कि नहीं हमको तुरंत जाना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए, इंडिया इज नॉट अटैकिंग. ओके, या फिर इंडिया इज बिहेविंग इन अ और लेट्स से इज बोइंग डाउन. ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द कंट्री व्हिच रिजॉर्ट्स टू डिप्लोमेसी वी परसीव इट टू बी let's say not a superpower or not powerful compared to the other country, right? So यहाँ पर जो पहले झुक जाएगा उसको हम लोग powerful नहीं समझेंगे, but it is not so, right? So we need to understand कि there are certain other ways, okay, of pursuing even foreign policy, military policy, and for that fact of matter, other policies even in domestic arena or in domestic policies, right? So domestic policy making maybe we can resort to feministic policies, right? ये एक चीज है जिसको हमको ध्यान रखनी चाहिए, राइट? तो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. आई विल जस्ट आस्क यू पीपल कि अपने आप को म्यूट करके रखो. ओके, ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड. नाउ देयर आर सर्टेन थ्योरीज व्हिच वी कॉल फेमिनिस्ट थ्योरीज, और मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा. वी विल गो इनटू डिटेल व्हेन वी विल स्टडी पीएसआई ऑप्शनल, बट यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट जरूरत है हमको ये समझने की कि देयर आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन या फिर फेमिनाइन सबऑर्डिनेशन. सो वुमेन सबऑर्डिनेशन इज अ जनरल टर्म जहां पर हम देख रहे हैं कि जो वुमेन है उसको कोई लेट्स से डोमिनेट कर रहा है, तो समबडी इज डोमिनेटिंग द वुमेन इन जनरल, ये हम देख रहे हैं. लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट कि हाउ the one who is less powerful is dominated by the one who is more powerful, or how somebody who is poor is having less access to resources compared to the one who is rich. Okay, so ये सारे जो issues हैं इसको हमको resolve मतलब ध्यान देना है. तो आगे हम लोग from now on जो आगे की 5 या 6 स्लाइड्स हैं उसमें हम जब भी बात करेंगे तो I will be using the term woman. Okay, but आपके माइंड में जो क्लिक होना चाहिए that should be कि it should be कि feminine attributes. Okay, so we are talking about dominance of masculine attributes over feminine attributes, या जो feminine characters हैं उसको dominate कर रहा है कौन? Male characters या masculine attributes या masculine characters. Okay, तो हम लोग इसके बारे में या इससे related जो theories हैं उसके बारे में डिटेल में आते हैं, right? So the first concept that talks about is the liberal feminism, right? So basically liberal feminism is the one which talks about key areas. So liberal feminism जब भी हम देखेंगे तो it usually talks about कि refugee women का status क्या है, okay, या फिर men और women के बीच में income inequality कैसी है और कैसे इन दोनों को बराबर पे मिलना चाहिए, human rights violations कैसे हो रहे हैं women के साथ और men किस प्रकार से कर रहे हैं. So you will find out कि जब भी war हो रहा है so women are subjected to rape. Okay, similarly जो children हैं, okay, वो भी issues face कर रहे हैं. So those things are there. Okay, so women, children, refugees, इनसे related जो issues हैं उसको हम liberal feminism में ले रहे हैं. Okay, now what's the way out? Okay, now what's the way out is कि there is something which is women dominated institution. So usually हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम women dominated institutions को create कर लें या जो institutions हैं उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इक्वल हो जाए तो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी. सो बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम कुछ ऐसे लॉज लाएं, ऐसे पॉलिसीज लाएं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए. सो यू विल सी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में ऐसे प्रोविजंस हैं.
सिमिलरली रिसेंटली जो आपका अदर इंस्टीट्यूशंस है थ्रू आउट द ग्लोब, वहां पे प्रोविजंस बन रहे हैं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं इक्वल हो, और वी आर सीइंग कि प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। ओके, लेकिन फैक्ट क्या है, व्हाट्स द रियल फैक्ट? we will see कि if we pick up the case study from पंचायती राज institutions, you will find out कि जो पंचायती राज institutions में जो women पंचायत है, so let's say if there are seats reserved for women पंचायत कि एक महिला सरपंच बनेगी एक्चुअली में, तो हम क्या देख रहे हैं कि she becomes a rubber stamp, वो केवल रबर स्टैम्प की तरह काम कर रही है, और इन रियल सेंस वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, एंड देयरफॉर द क्रिटिक्स विल से कि जो ये अप्रोच है कि इफ वी चेंज द सेटअप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अगर हम वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे तो जो वुमेन है उनको उनका राइट्स मिल जाएगा, या अगर हम लेट्स से किसी पर्टिकुलर कास्ट का जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे तो उनको उनका ड्यू शेयर जो है, जो भी फेयर शेयर है वो उनको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वी आर ग्रेटली मिस्टेकन। व्हाई? केस स्टडी क्या बता रही है हमको कि जो महिला सरपंच है वो एक्चुअली में एक्ट नहीं करती है किसी भी पंचायत में। टिल रिसेंट ईयर्स हम क्या देख रहे थे, जो महिला सरपंच है वो केवल रबर स्टैम्प थी, और महिला सरपंच एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो केवल साइन करती थी। ऑन फील्ड, ऑन रियलिटी somebody else used to represent, so कोई और काम कर रहा है, तो उसका पति उसके साथ काम कर रहा है, या उसका भाई काम कर रहा है, या उसका जो उनके जो पापा हैं या जो पिताजी हैं वो काम कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली क्या देख रहे हैं, it becomes a rubber stamp and same things happen with other institutions। क्या प्रिजर्वेशन तो दे देंगे लेकिन they again become rubber stamps और उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। So we will again talk about these in detail, but I do hope कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। So one of the key features of feministic approaches, solve करने का एक तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन को इक्वल करना। However, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन को इक्वल करने की बात है ये एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है। एंड देयरफॉर जो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिसको हम लोग पहले के स्लाइड्स में कुछ और कह रखे हैं। सो इफ यू विल लुक एट द स्लाइड्स दैट वी हैव, ओके, सो इस स्लाइड में हमने लिबरल फेमिनिस्ट को अलग रखा हुआ है, एंड वी हियर हैव मेंशन्ड इट एज सबऑर्डिनेशन एज लीगल ऑब्स्टिकल, राइट? सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो डोमिनेट क्यों हो रही है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लॉज नहीं है, राइट? हाउएवर जो अदर स्कूल्स हैं वो इनसे अलग हैं और वो कुछ और कह रहे हैं, दे पॉइंट ऑन अदर इश्यूज। और इसीलिए हमने जो बाकी आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म, ये कुछ और कह रहे हैं। दे से अ डिफरेंट, दे पेंट अ डिफरेंट पिक्चर, और इसीलिए वी हैव clubbed them together as post-liberal feminism, right? So let's move to post-liberal feminism. तो अब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, so एक तरीका क्या हुआ, to come up with legislation कि हम rules बना दें, policies बना दें और चीजें solve हो जाएंगी। But however ऐसा actually में नहीं हो रहा है, and therefore others will come to the discussion. One of the arguments is the arguments presented by feminist critical, right? So what is feminist critical theory talking about? Okay, so when you will see feminist critical theory basically deals about the ideation and material manifestation of gendered identities. So what is ideation and okay, यहाँ पे material का spelling गलत है, just ignore it or rectify it. Okay, so ideation and material manifestation of gendered identities. So ये क्या कह रहा है कि जो जेंडर का नोशन है हमारे सोसाइटी में, या इन जनरल जो हम लोग जेंडर को लेकर के चीजें समझते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे कि हम किस तरीके से जेंडर से रिलेटेड मीनिंग अटैच कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद कि किस तरीके से मेन और वुमेन आपस में एक दूसरे के रिलेशन को देख रहे हैं। सो यू विल फाइंड आउट कि ये जो रिलेशन है कि हाउ इज मैन लुकिंग एट वुमेन एंड हाउ इज वुमेन लुकिंग एट मेन, ओके, विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ओके। And therefore feminist critical theorist will argue, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ओके, अगर हम सोसाइटी में ऐसा कुछ करें जहां पर लोग ज्यादा इंक्लूसिव हो जाएं, ओके, या फिर जो सोसाइटी के स्टेप्स हैं जहां पर हम जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म सोशल इंटरवेंशंस, सो देयर हैज टू बी सर्टेन सोशल इंटरवेंशंस by means of education, so education आ सकती है, ओके, by means of behavioral change, behavior में change, ओके, जो रिलेशनशिप स्ट्रक्चर को चेंज कर दे तो जो हमारा लेट्स से बैलेंस है वो चेंज कर जाएगा। नाउ क्रिटिकल फेमिनिस्ट थ्योरी विल आर्ग्यू
कि ऐसा हमको कैसे पता चल रहा है, यू विल फाइंड आउट कि जो फैमिली साइज है या जो पॉपुलेशन रेशियो है या इन जनरल जो फैमिली साइज है वो अलग अलग है थ्रू आउट द ग्लोब। ओके, जहां पर वुमेन का डोमिनेशन जो है वो ज्यादा है वहां पर फैमिली साइज बड़ी है, और जहां पर वुमेन का डोमिनेशन कम है, वेयर वुमेन हैव इक्वल शेयर और इक्वल राइट इन रेजिंग देयर वॉइस, वहां पर क्या हो रहा है कि जो फैमिली साइज है वो छोटी है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि इट हैज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ओके बाय फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरिस्ट टू अंडरस्टैंड। की टेक अवे क्या है यहाँ पर कि जो दूसरा तरीका है चेंज करने का इस पूरे सेटअप को, या जो वुमेन की का स्टेटस है इन जनरल सोसाइटी में उसको ठीक करने का, वो ये है कि देयर हैज टू बी सर्टेन सोशल इंटरवेंशन by either by means of education or by means of behavioral change, which should ultimately result into change in relationship structure itself. So जिस टाइप का relationship बन रहा है वही change कर जाए। Let's move to the third aspect or जो third theory, which is feminist social constructivism, right? So also called as feminist constructivism. So it will talk about कि जो feminist activities हैं, okay, या जो feminine attributes हैं, उनसे रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव कुछ होना चाहिए, या लेट्स से फेमिनिस्ट रिलेशंस जो हैं इट इज बेसिकली बिल्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नाउ व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? ये एक बोल रहा है कि जो सोसाइटी में जिस तरीके सोसाइटी अराइज होती है, ये कैसे होता है कि जेंडर रिलेटेड आइडियाज विल शेप ग्लोबल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन जनरल, ओके, एंड पॉलिटिक्स विल शेप जेंडर रिलेटेड आइडियाज बैक। ओके, सो लेट्स से कि फैमिली में या जेंडर रिलेटेड जो आइडियाज हैं वो इंपैक्ट करेंगे कि आप किसको चुन रहे हैं, आप किसी मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं या फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट यू लिव इन, एंड देयरफॉर जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो उसी हिसाब से लेजिस्लेटिव बॉडीज में होगा, और अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो लॉज वैसे ही बनाएंगे कि ये फर्दर जिस तरीके सोसाइटी चली आ रही है उसको फर्दर प्रमोट करे, राइट? सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि जिस तरीके से रिलेशन है, जो जेंडर रिलेटेड आइडियाज हैं, दे आर गोइंग टू शेप पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो बेसिकली आई शुड हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर, ओके, बट आई विल जस्ट राइट अ कमेंट ओवर हियर, ओके, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख दे रहा हूँ so that you can just understand that you have something which is gender related ideas, okay. Now I am just using a dash, okay, but you should assume कि ये dash दोनों side है, okay, so you have arrows on the both the sides. So gender related ideas are related to politics or policies, right? So क्या हो रहा है, gender related ideas are affecting politics or policies, and policies are again reflected back in gender related ideas. So this is the idea जो feminist constructivism use कर रहे हैं, and therefore they will argue कि what's the way out, कि इनसे अब निकल कैसे सकते हैं हम। So they will argue कि अगर हम यूज करें हम अपना आइडिया कि जो लेजिस्लेशंस हैं, जो लॉज बन रहे हैं, वो बनने चाहिए उनके लिए भी जो होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज कि पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में कौन नहीं पहुंच पा रहा है, जो होम बेस्ड वर्क कर रहा है। लेट्स से कि जो यूजुअली घर से काम कर रहा है, जिसको हम लोग कभी लेट्स से पूरा रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, सो दीज कैन बी पीपल हु आर वर्किंग इन योर होम एज कुक्स, हु आर वर्किंग इन योर होम एज मेड्स, और इवन पीपल जो कि अपने घर से काम कर रहे हैं। नाउ दीज डेज वी सी कि वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। However, वर्क फ्रॉम होम को हम उस पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखते हैं जैसे हम बाकी जॉब्स को देखते हैं। सो पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिस आर आल्सो वर्किंग, एंड पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम आर आल्सो वर्किंग। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के पास पैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम के पास यूजुअली जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, बट सोसाइटी उनको कैसे देख रही है कि ये काम पे नहीं जाता है, राइट? सो हम क्या देख रहे हैं कि जो देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है। एट द सेम टाइम देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर मेंट टू प्रोटेक्ट दोज पीपल और दोज एम्प्लॉयर्स, ओके, एम्प्लॉइज हु आर एम्प्लॉयड इन रेगुलर सेक्टर्स, राइट? सो जो रेगुलर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उनके लिए रेगुलेशंस हैं, लेकिन हाउसमेट्स को लेकर के
कुछ खास रेगुलेशंस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम के जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के कुछ खास लेट्स से लेजिस्लेशंस नहीं है। एंड देयरफॉर फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म आर आर्ग्यूइंग कि ऐसे लोगों के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज, presence of certain laws will impact the policymakers to think about them, and ultimately they will have their share in the complete setup or in complete politics. They will also have their voice. So if you will protect people like nanny or the child care workers, okay, or people, or let's say आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ अगर आप लॉज लेकर आ रहे हैं, उनको अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, in such cases you will find out कि जो balance है, okay, of domination of women, okay, compared to men, या domination of feminine nature by masculine nature of characters, that will slowly get overcome. So ये एक दूसरा तरीका है, दूसरा अप्रोच है इसको देखने का. Okay, now you will also find out कि जो people home based work कर रहे हैं, usually they are very less paid, okay, or they usually work in a poor working conditions. So this is also something which is important. Now ये जो पूरा का पूरा feminist constructivism है, this has resulted into something which you need to know, which is ILO's Home Work Convention in 1996. ILO's Home Work Convention, okay, it was 1996, right? So 1996 में ILO's Home Work Convention आया, जहां पर इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज come up with a convention कि किस तरीके से इनके लिए लॉस बनने चाहिए. However, these are still not well implemented, या अभी भी well implemented नहीं है, right? Okay. Now just have a look on the two pictures that you will see over here. Okay, one is Queen of Katwe. Can anyone name the director? Director कौन है? The other is Ganga Jal, right? One is the picture, or Queen of Katwe is the picture or a movie directed by Meera Nair. Okay. Now Ganga Jal is a movie directed by Prakash Jha. Okay. अगर आप मूवीज को देखोगे जिसको मीरा नायर डायरेक्ट कर रही हैं, so you will find out कि there are certain other movies like Kama Sutra, Vanity Affair, Amelia. Okay. So ये सारी मूवीज को कौन डायरेक्ट कर रहा है? मीरा नायर. Okay. At the same time, Prakash Jha is also directing certain movies जो हैं गंगा जल, राजनीति, सत्याग्रह, आरक्षण, okay, मृत्युदंड. Okay. So what I'm trying to emphasize over here is कि जिस तरीके से एक मैन सोच रहा है, जिस तरीके की मूवीज मैन बना रहा है, वो क्वाइट अलग है. ओके, एक डिफरेंट है. ओके, जिस तरीके की मूवीज मीरा नायर बना रही है, जिस तरीके की मूवीज मीरा नायर डायरेक्ट कर रही है, वो अलग है. नाउ इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, या देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द काइंड ऑफ साइकोलॉजी, और इज देयर समथिंग रिलेटेड टू सेक्स, राइट? क्या ये जेंडर रिलेटेड है? यू विल फाइंड आउट कि जो गंगा जल है, राजनीति है, सत्याग्रह है, ओके, ये सारे के सारे, या आरक्षण है आपका, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पावर के साथ, स्ट्रगल के साथ डील कर रहे हैं. ओके, दे आर ब्रिंगिंग अप द इश्यूज, ओके, व्हिच डील विद पावर. ओके, हाउएवर क्वीन ऑफ कटवे या फिर कामा सूत्रा, वैनिटी अफेयर, अमेलिया, these are dealing with the feminine subjects, right? Now this is quite general, and therefore one can argue that somehow जो gender related aspects हैं वो भी हैं. Now I'm not concerned about commenting on a particular director for movie. Rather what I'm trying to say is कि somehow जो meaning है feminism का, वो codify होती है language में. Okay, so the way something is portrayed in literature, okay, also shapes the kind of knowledge base that we have. Okay, now what are we trying to say is कि knowledge and power are interrelated. Okay, so कौन interrelated है? Knowledge and power. So therefore I have written it over here. Okay, knowledge base is something. Okay, now we have even एक similar concept है आपका even in modern history. So I'm just writing it over. क्या related है? Knowledge is related to power, right? So दोनों चीजें आपके एक साथ इंटर रिलेटेड हैं. ओके,
और this is something that we need to have in mind. Fine. और क्या हो रहा है? Just give me a minute. There is something wrong with. एक मिनट. ओके. और क्या देख रहे हैं हम लोग साथ साथ में कि जो नॉलेज है और पावर है दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है. तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है? इसका मतलब एक और चीज है या एक और चीज कही जा रही है यहाँ पर कि अगर आपको पावर कंट्रोल करना है तो आपको नॉलेज बेस्ड कंट्रोल करना पड़ेगा. ओके. नॉलेज बेस्ड कंट्रोल करना पड़ेगा मींस कि अगर समहाउ आपने किसी तरीके से नॉलेज बेस को चेंज कर दिया तो आपने उस पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया. लेट्स सी कि यूजुअली वुमेन पर आर्टिकल्स कौन लिख रहा है. लेट्स से कि देयर आर 1000 बुक्स written on the subject of women. Who do you think actually wrote them? उसको रियलिटी में किसने लिखा? So you will find out कि जो actual representation है women का उसको most of the time they are done by men in society. So men are those who are writing on subjects related to women and thus they are impacting the very knowledge base which is somehow related to women. And therefore हाउ रिप्रेजेंटेशन इज डन, किस तरीके से हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज बेस क्या है उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है. सो यू विल फाइंड आउट कि सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन हिस्ट्री आल्सो. अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं सो सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स आर देयर. सो द कांसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म दैट वी सी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड सईद, वो भी सेम बात कर रहा है कि किस तरीके से नॉलेज बेस को चेंज करके वी कैन गेन पावर. Right? So basically, creating knowledge is a process, or attaching meaning to something, or creating stories is a process of creating domination over other class, over other sex. Right? So men, by creating much of knowledge related to women, are somehow using this as a tool to dominate women. And similarly, upper class or rich, by the means of several movies, by the means of literature, by other means which can be perpetuated and which deals with knowledge base, are trying to dominate the others. Right? So this is the concept which is portrayed in feminist post structural theory. Or therefore there is a one author, okay, which is Charlotte Hooper. So Hooper has argued कि she wrote it in one of her books जिसका नाम था Many States in 2001 कि जो द इकोनॉमिक्स आपका यूके का वीकली न्यूज़पेपर या मैगजीन है, ओके, दैट इज डोमिनेटेड अ लॉट बाय मेल ऑथर्स. सो द इकोनॉमिस्ट में मेल ऑथर्स हैं. और Hooper is arguing कि as economist is saturated with signifiers of masculinity, वैसे लोगों से जो मैस्कुलिनिटी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, देयरफॉर अगर पब्लिशर चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि उसकी जो पब्लिकेशन है उसमें मैस्कुलिनिटी की झलक आ जाती है या वो मैस्कुलिनिटी को ही प्रमोट करता है. राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग कि नहीं चाहते हुए भी, ओके, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाय द Hooper, ओके, द इकोनॉमिस्ट, okay, however their intentions are good, they somehow are propagating the masculine let's say traits and characters, right? So that's one of the things. So निकलने का तरीका क्या है कि female take their lead, okay, or the suppressed class or poors, okay, take their lead and they start portraying themselves more. So they should do their own representation, even in literature, even in movies, and so on. Right? Okay. Now, last we have post-colonial feminism. Now, post-colonial feminism is also similar to the concept of which we just saw, which was feministic post-structuralism. Right? So, ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से woman को पोर्ट्रे करता है मैन, ओके, वो तो अपने आप एक है, मतलब वो एक तरीका है. इट इज ऑलरेडी देयर कि द वे वुमेन आर पोर्ट्रेड बाय मेन इज समहाउ रिलेटेड टू देयर सब्जुगेशन, इज रिलेटेड टू देयर डोमिनेशन, ओके, कि हम उनको डोमिनेट कर दे रहे हैं. हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ओके, argues, like there are certain authors, okay, like Chandra Mohanty,
So Chandra Mohanty in 1988 is arguing कि जो female writers हैं in West, okay, they have written a lot about female or members of the depressed class in the East or in the South. Okay, so if you talk in the terms of North-South divide, so North is representing South, or in other words, women or activists in the Western society are writing for the women in Eastern society, and therefore they often portray them as poor, as undereducated. They portray them as victims, as those women who are lacking in agency, right? So ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, right? So there is a minute difference between these two slides. Feministic post structuralism में क्या चल रहा है कि men are writing for women, okay? यहाँ पर क्या चल रहा है कि women of West are writing for women in East, okay? And therefore there is a relation of colonial domination which is still existing. Or what's the way out? So looking into the portrayal of the women of the region. So आप अपने एरिया का जो जनरल पोर्ट्रेल है उसको आप खुद करें. You should use your own means to write your own narratives, right? So that's the discussion. Okay. Now how to analyze? So we will continue with the legislations that are there. What are the laws? So women से related laws क्या हैं at present? हम लोग इसके बारे में कल चर्चा करेंगे. And we will move to the feminist movement in India. और इंडिया में जो जेंडर रोल्स हैं, जो आपका gender bias hai, we will talk about them in tomorrow's class, right? So these are the lines which can be used. Okay, so you can reach back to us this phone number or this email or this is the website, right? So I'm going to stop this share. मैं share को बंद कर रहा हूँ. If you people have some question, you can ask, right? So any questions? Hello. Any questions? Sir, no questions. A very interesting session as usual. Okay, thank you, Sachin. Okay, no questions, right? So, any other? समझ में आया क्या क्या बात हो रही है? Yes, sir. And got a lot of important terms and a lot of things which I can actually use in my answer writing. Right, so this will be used in GS paper 2. GS paper 2 में जब आप answers लिखेंगे, it will be used there. And whenever you talk about, let's say you are writing an essay that deals with women, so you can use the ideas from here. So there is, if you are not someone who is from PSI or optional, also then आप यहाँ से जो ideas है उसको use कर सकते हैं. Yes. Right? Okay. Any other discussion or something? No. Nothing from my end, sir. Very interesting session. Like it's a very good revision for me since my optional is PSIR as well. So. Okay, Sachin. Right. So we have someone who is Subhank. You have any questions? Shahid, you have? No, sir. None. Okay. So I do hope that most of you have no questions now. So I'm just going to end this discussion. See you again tomorrow at 7 p.m. And tomorrow we'll be discussing a lot about the state of Indian women. So let's talk general बात करेंगे, हम लोग Indian women के बारे में बात करेंगे. Fine. Thank you, sir. Okay then. I'm going to end this session. Take care. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, sir. Okay. Good day.